बस चलो इधर ध्यान दो। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक क्या था? हाउ कैन वी से दैट के केमिकल रिएक्शन अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं? फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कराया था, व्हेन कैन वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? First of all, what do we mean by chemical reaction? जानना हो तो एवेंजर्स आयुष, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। Reacting and forming a new product is known as chemical. ओके, मतलब समटाइम्स देर आर सिचुएशंस। सबसे पहले एक चीज होती है रिएक्टेंट। व्हाट डू वी मीन बाय रिएक्टेंट? ये लास्ट टाइम सब कराया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे कौन होता है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें जो मिला वो प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच वी आर गेटिंग आफ्टर टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स एंड फॉर्म समथिंग, जो उसने समथिंग फॉर्म किया उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब इस सिचुएशन में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिएक्टेंट इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, क्या लग रहा है आपको? अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं तो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अगर मैंने दो चीज़ों को मिक्स किया, सपोज A + B, और आंसर आया C, तो ये AB की क्वांटिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? एंड किसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी? उसके प्रोडक्ट की। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स। फिर हमने देखा था केमिकल रिएक्शन हुआ ऐसा कब बोल सकते हैं? तो भाई चेंज ऑफ स्टेट हो जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन वो अलग चीज़ है। यहाँ हमें सीख देंगे भाई क्या होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट। जब हम बोल पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो सर्टेन चेंजेस, मतलब स्टेट में चेंज हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, वॉल्यूम में चेंज हो जाए। और कोई ऑप्शन? ओके, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं सिंपल डे टू डे लाइफ में? डाइजेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल लेवल पे, कि घर पे दूध में थोड़ा सा दही डाल के हम छोड़ देते हैं पूरी रात, तो उसके स्टेट में चेंज आता है। वो लिक्विड स्टेट में से कौन से स्टेट में जाता है? सॉलिड में जाता है। समझ में आ रहा है? That means we can say that some kind of chemical reaction has been taken place inside the milk so that it become yogurt. समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल बेसिक चीज़ें थी जो हमने पहले पढ़ी हुई है। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैग्नीशियम रिबिन को बर्न किया था। अब उसके लिए हमें समझना था कि इफ़ वी आर बर्निंग समथिंग, किसी चीज़ को जलाना है तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एक्टिविटी दी है कि हमारे पास सपोज कोई कैंडल है और इस कैंडल के ऊपर हमें मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करना है। अब मैग्नीशियम रिबिन का मतलब क्या हुआ? मतलब एक पतली शीट जैसा होगा मैग्नीशियम का, Mg, उसको बर्न करेंगे, मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगा हवा में। मतलब किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे दैट मीन्स ऑक्सीजन विल बी नीडेड। कहीं पे आग लगती है तो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन को आग के पास जाने नहीं देता है, उसकी वजह से क्या होता है? आग रुक जाती है। सिंपल है। तो किसी भी चीज़ को बर्निंग ऑफ कोल तो क्या आएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऐसे समझ में आ रहा है?
किसी भी चीज़ को बर्न करने का है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको जलाने का मौका हमको मिलेगा। ठीक है, जीवन में जलाने का मौका कभी छोड़ने का नहीं होता है। तो अभी सिचुएशन क्या हुई कि मैग्नीशियम का पूरा नाम, पूरा स्पेलिंग लिखने जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन, तो हमें कुछ मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा करने गए हर बार, ये तो बहुत छोटा सा रिएक्शन है, जब बहुत बड़े बड़े रिएक्शन आएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे ऐसे। तो हमें क्या सीखा, तो कि भाई सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो मैग्नीशियम को हमने Mg उसका सिंबल मान लिया, ऑक्सीजन का सिंबल हमने O2 मान लिया। अब ये ऑक्सीजन O2 ही क्यों है, O क्यों नहीं है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है? उसके 2 एटम है। हमने सीखा था कि सपोज ये मैग्नीशियम है तो यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। यहाँ जो लिखते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स, यहाँ जो होता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। पूरे लेक्चर्स जो होंगे केमिकल रिएक्शन के उसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि वाई ऑक्सीजन ये O2 में ही है और अकेला ऑक्सीजन क्यों नहीं है। वो सब सवाल के जवाब मैं आपको दूंगा। पर अभी के लिए 10th के लेवल पे हमारे पास बहुत कम केमिकल इक्वेशन है, तीनों 2 चैप्टर के मिला के 10-15 केमिकल इक्वेशन है, उतने ही याद करने हैं। तो चीज़ें एकदम सिंपल है 10th के लेवल पे। पर जब आप फ्यूचर में केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे आगे 11-12 में, तो ज़्यादा नॉलेज हमको चाहिए होगा। वो नॉलेज हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ताकि जिसको कंटेंट से मतलब है उसको कंटेंट का हो जाए, और उसके आगे जो डिटेल में जाना है वो हम बाद में जाएंगे कि वैलेंसी क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो सब डिस्कशन हम करेंगे। तब मैग्नीशियम को जला दिया तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमें सवाल आना चाहिए कि यहाँ पे O2 था, यहाँ पे OE क्यों है, दूसरा वो कहाँ गया। ओके ओके ओके। तो इसमें हमको क्या समझना है, एक्चुअली जो लोग नए आए हैं उनको एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम यश चौहान है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं केमिस्ट्री भी ले रहा हूँ। तो सिचुएशन ऐसी है कि इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। Mg + O2 यहाँ पे मिला हमको MgO। अब यहाँ क्या सिचुएशन हुई, यहाँ पे Mg का एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, और ऑक्सीजन के 1 × 2 मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है कि एटम है, क्या बोलते हैं इसको। 9th में मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो इसको मैं एटम बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा। ऐसा हम पढ़ते हैं कि H2O होता है तो उसमें 2 H होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, इतना हमको पता है। अब इंडिविजुअल हाइड्रोजन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। बट जब वो ऐसे किसी फॉर्म में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, विच मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ क्या बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हमें देखने को मिला कि भाई ऑक्सीजन तो 2 थे प्रोडक्ट के अंदर, तो एक भी नहीं है, मतलब एक ही है। तो समहाउ इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, मैंने सिखाया था प्रीफिक्स और सफिक्स में। सफिक्स में कुछ ऐड नहीं कर सकते हम, बट प्रीफिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 × 1 = 2 मैग्नीशियम हो गए। पर ऐसा करने से सिचुएशन क्या हुई, मैग्नीशियम तो एक ही था, वो 2 हो गया। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है, दैट्स हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। करना क्या होता है, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो कि भाई सफिक्स सपोज यहाँ 1 है, प्रीफिक्स भी 1 है, तो 1 × 1 एटम है, और सफिक्स में यहाँ पे 1 है और प्रीफिक्स में 2 है, तो 2 × 1 = 2 मैग्नीशियम, 2 × 1 = 2 ऑक्सीजन। दैट्स हाउ यू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद कौन सा थियरी था हमारा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, वो सबको आता है। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं खाली उस पूरे इक्वेशन का। इक्वेशन क्या था, A नहीं
लो दिखाओ, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था? पहले ये जिंक वाला देखो, Zn plus H2SO4 it gives ZnSO4 plus H2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक जिंक है, एक हाइड्रोजन है और एक SO4 का ग्रुप है। ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। अब जिंक हमको 1 दिख रहा है इसलिए 1 बोलेंगे। कैसे 1? तो भाई सफिक्स और प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा है, 1 आया। यहाँ पे 2 1 जा 2 तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 1 जा 1 तो 1 है, ऑक्सीजन कितने 4। और राइट हैंड साइड पे सिमिलरली गिनेंगे तो क्या मिलेगा, जिंक 1, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हेंस द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? When we can say that कि ये इक्वेशन बैलेंस है, कैसे बोल सकते हैं? तो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स है उसको कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड पे जितने उसको कैलकुलेट करो, फिर दोनों सेम है तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ ये आज हम सीखेंगे कि SO4 जो था वो जिंक के साथ क्यों चला गया और हाइड्रोजन अलग क्यों हो गया, ये हमें सीखना है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद कौन सा रिएक्शन है? नहीं, पहले तो ये बैलेंसिंग सीखना है ना। बधी पब्लिक के घरे थी रिवीजन नहीं करी है ना। देखो एक और रिएक्शन हमारे पास है। अब यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है कि Fe1 था, यहाँ पे 3 हो गया, ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है पहले से। तो इधर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऐसे एटम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट हमारे पास रेडी है और रिएक्टेंट्स हमारे पास है, उसमें कितना कम है, 3 Fe कम है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2O में 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बढ़ेंगे, दोनों। समझ में आ रहा है? तो वी विल ट्राई के भाई ऐसे एलिमेंट को पकड़ो जिससे रिएक्शन में बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये अकेला है तो इसको बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, Fe को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ओनली Fe को, तो ये 3 Fe हो जाएगा। अब ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब इसके बाद हाइड्रोजन भी बैलेंस दिख रहा है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो ऑक्सीजन 1 है, उसको 4 करना है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 4 ईयर। तो H2O को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑक्सीजन भी सेटअप हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हाइड्रोजन 8 हो गए। तो हाइड्रोजन को 8 करने के लिए वी विल जस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी 4, सिंपल। अब हाइड्रोजन भी कितने हुए, 8, इधर भी 8, Fe3 इधर भी 3, ऑक्सीजन 4 इधर भी 4। सिंपल है। मतलब अपने लेवल पे हमको इतना ही समझना है। कभी कभी इक्वेशन अनबैलेंस भी होते हैं तो वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे खत्म होने के बाद। अब कौन सा टॉपिक है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, मुझे तो बोलना। यहाँ तक हमने पहले किया हुआ है और ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया इसलिए थोड़ा रिवीजन कराना जरूरी है। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो रिएक्शंस बहुत इजी है, यही सेम रिएक्शन आपको 3rd चैप्टर में भी सेम आएंगे, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। पर समझना क्या है कि हाउ टू राइट दिस केमिकल इक्वेशन। अगर 2 मार्क में 3 मार्क में आपको पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले रिएक्शन का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मतलब देयर विल बी सम कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास कौन कौन होता है, तो कभी प्रोडक्ट होते हैं और रिएक्टेंट होते हैं। सो विच मीन्स इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, when 2 or more products, sorry, combine to form
वन प्रोडक्ट, ये वन ज़रूरी नहीं है पर 10th के लेवल पे यहाँ वन लिखते हैं तो चलता है। When two or more reactants combine to form one product, then that reaction is called combination reaction. फिर उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल एक सैम्पल रिएक्शन लिखना है। A is a reactant, B is a reactant, then C और AB जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो। इसको ऐसे नीचे लिखना है रिएक्टेंट, इसको लिखना है प्रोडक्ट। इतना लिखने के बाद क्या ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है? अभी अभी जो फर्स्ट रिएक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ा, क्या इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? बिकॉज Mg और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अंदर कोई कौन सा एग्जांपल दिया है? बर्निंग ऑफ कोल। देखो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, या फिर ये भी लिख सकते हो मैग्नीशियम रिबिन वाला भी। मतलब डिपेंड करता है आपको उस वक्त कौन सा याद है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े इक्वेशन है वही लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। हमको याद होना चाहिए उसका डेफिनेशन, एक सैम्पल रिएक्शन कि आपको मतलब पता है इसमें क्या हो रहा है वो समझाने के लिए। अब ये समझा दिया, उसके बाद लिखा होगा राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ देम। मतलब 2 इसकी डेफिनेशन लिखो, सैम्पल रिएक्शन लिखो, इसका 1 मार्क होगा, और 2 आपके एग्जाम्पल लिखेंगे उसके 1-1 मार्क्स होंगे। तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या 2 मार्क में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? ओनली गिव 2 एग्जाम्पल्स, ओनली गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे इजी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो एक ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, ये भी याद ना है तो उससे भी अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कार्बन को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे तो क्या करोगे? मतलब देयर आर सम कंडीशंस, मैंने आपको बताया था कि चाय बनानी है तो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, दूध होगा, चाय पत्ती होगी, शुगर होगा, सब कुछ होगा, और उसका एक बाउल भी होगा। सब में हम डाल के रख देंगे उसको तो चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। मतलब केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, तब जाके वो हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तभी वो हो पाएगा। मतलब का सर्टेन कंडीशंस के अंदर कार में से कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका फ्यूल है उसका बर्निंग कैसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके एग्जाम्पल में बुक में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, पर अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहता हूँ तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? बैलेंस करना पड़ेगा इसको। सिचुएशन क्या हुई? मोनोऑक्साइड मतलब 1 ऑक्सीजन, डाई मतलब 2। समझ में आ रहा है? मोनो एक वर्ड है जो एक सिंगल एलिमेंट के लिए यूज होता है, जैसे डाया एक वर्ड है जो 2 एलिमेंट के लिए वर्ड होता है। तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन मिला, तो अब क्या करेंगे? यहाँ लिखना है नीचे कि ये कार्बन है, मतलब कोल, प्योर कोल, कुछ मिक्सिंग नहीं है इसमें। इसको बर्न किया हमने, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये गैसियस स्टेट में होगा, और ये भी हमें मिलेगा वो कैसे स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में। इसका नाम क्या है? तो क्या भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। ये नाम नहीं लिखोगे तो थोड़े मार्क्स काट सकते हैं कोई भी। अब क्या करना है हमें? इसको बैलेंस करना है। कहीं तो बोलो इज्जत ना करो, आटलो तो सिखाड़ियो हमने। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, वहाँ पे 1 हो गए, तो क्या करेंगे हम? सिंपली राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन हो गए तो इस कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो बुक में जो रिएक्शन दिया है वो भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। दूसरा एक और रिएक्शन समझ लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? मीथेन, CH4। ये चैप्टर नंबर 4 में आएगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन है मीथेन, नेचुरल गैस। अब इसका रिएक्शन हो रहा है, बर्न करना है, इसको बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑप्शन नहीं है कोई, ऑक्सीजन के साथ ही बर्न करेंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेगा?
तो बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा, मतलब वेपर फॉर्म में। तो इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया और वाटर भी बन गया, लेकिन वेपर कंडीशन। अब ये वाले इक्वेशंस को याद कैसे करने हैं, देखो दो तरीके होते हैं। एक तो इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी था जीएसईबी का सिलेबस, तब उसमें मैकेनिज्म आता था। अभी हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, तो इसको याद कैसे करेंगे। तो अभी के लेवल पे एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना इजी हो गया है केमिस्ट्री कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले पीएच कैलकुलेशन के साम आते थे कि एसिड बेस में पीएच कितनी है, मतलब एसिड में पीएच कैलकुलेशन होती थी कि सपोज आपके पास सोप वाटर है तो उसका पीएच कितना है, उसको कैलकुलेट करना है, लॉग लेके पूरा कैलकुलेशन आता था। अभी हमारे पास एकदम सिंपल है। अभी इसमें याद क्या करना है, इसका एक वर्ड फॉर्मेट याद करो। कोई भी बड़े बड़े इक्वेशन है उसका वर्ड फॉर्मेट याद करो। इसको इंडिविजुअली याद करो कि नेचुरल गैस कैसा दिखता है। तो कि भाई CH4 एक शीट आपकी बनेगी जिसमें आप लिस्ट बनाओगे कि कार्बोनेट मतलब CO3 जिसे कार्बोनेट बोलेंगे, SO4 जिसको बोलेंगे सल्फेट, ऐसे ग्रुप्स की एक लिस्ट बनेगी। और उसके नीचे केमिकल रिएक्शंस का एक वर्ड फॉर्मेट बनेगा। वर्ड फॉर्मेट में आप क्या लिखोगे कि इफ़ नेचुरल गैस बर्न्स, अगर नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनेगी। ये हमें वर्ड फॉर्मेट में याद रहेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन नेचुरल गैस कैसा दिखता है तो उसके लिए हमने अलग से शीट बनाई हुई है, उसमें CH4 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये हमें समझ में आ जाएगा पूरा लिखना, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, मैकेनिज्म में अभी पढ़ना नहीं है। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं पूरे रिएक्शन समझाऊंगा कि इसको कैसे क्या मैकेनिज्म हुई, ऑक्सीजन कहाँ से टूटा या कहाँ जुड़ा, वो सब बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लेवल पे जब आपको सिर्फ सिलेबस निकालना है और मार्क्स स्कोर करना है तो कैसे करोगे, तो रिएक्शन ऐसे याद नहीं रहेंगे, कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। तो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका वर्ड फॉर्मेट लिखोगे आज से ही कि नेचुरल गैस बर्न्स, देन वी हैव एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वो लिखना है वाटर वेपर, बिकॉज यहाँ पे आपने जी नहीं लिखा। बहुत रेयर केस में मार्क्स कटेंगे, लेकिन कट गए तो क्या करेंगे फिर। अब इसको बर्न किया तो ये कंडीशन हुई। इसमें समझने लायक कुछ था नहीं, पर बैलेंस करने लायक कुछ है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो अब पहली बार ऐसी कंडीशन हुई कि थोड़ा ऑड इवन नंबर दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, ऑड इवन नंबर दिख रहा है तो पहले सोचो कि जो इंडिविजुअल एटम है उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो सिचुएशन में क्या हो रहा है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा, पर ये तो ऑड नंबर है तो 4 से तो कभी ये मैच होने ही नहीं वाला है, समझ में आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हुए ऑक्सीजन, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएंगे, पर हाइड्रोजन भी 4 हो गए, 4 हो गए। अब कार्बन भी मैच हो गए। मतलब डिपेंड नहीं करता है कि ऐसे ही करना है, बुक में कोई अलग तरीके से भी दिया हो, नहीं यही दिया है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को इसमें। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बैलेंस करना है, बस अपने हिसाब से अपने को गिनना है और ऐसे इंसान को पकड़ना है जो अकेला हो। क्यों अकेले को पकड़ना है, बिकॉज उसके आगे पीछे कोई है नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा नुकसान है नहीं, यहाँ पे कहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे पीछे खाने पीने वाले बहुत बच्चे हैं उसके, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब केमिकल रिएक्शन जब भी हम सॉल्व करने जाएं, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर हम ट्राई करेंगे ऐसे इंडिविजुअल एटम को पकड़ेंगे, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अगर उससे नहीं हो रहा है तब किसी ग्रुप के पास जाएंगे, सिंपल है। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका डेफिनेशन, सैंपल रिएक्शन एंड 2 एग्जाम्पल्स, लेकिन अंदर 3-4 एग्जाम्पल है, सब लिखने। फिर ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ग्लूकोज वाला। ये समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल, क्विक लाइम को H2O में डाला तो स्लैक लाइम बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, वो भी सॉल्व करते हैं। पहले इतना लिख लो, फिर वो 2 एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा हैं उसको सॉल्व करते हैं। उधर लखा लो, चुप।
स्कूल में कितने चैप्टर हुए? બીજો 4 લાઈન 4 પહેલો પછી 12 કેમ? બોટલ છે. ફિઝિક્સને ખોટું લાગી જાય, એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર કરે છે. બોન્ડ બનાવે, એક બોન્ડ તોડી બીજો બોન્ડ બનાવે તો પહેલો તૂટી જાય. नहीं, शुरुआत में तो सब कराता था मैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री. સર તો પછી બાયોમાં કેવી રીતે લખ્યો? લખ્યું ને એમાં શું છે, આવડે તો ખરું જ ને. ભણાવવાનો કંટાળો આવે. अभी इतनी मेहनत से जनरली में सीरियल में कभी नहीं लिखा मेरे बोला के ना हो गया बाबा बोला तो नहीं बोला काम चलो, कॉम्बिनेशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. उसका सिंपल डेफिनेशन है कि जब रिएक्शंस होती है, इन द रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज हो अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो पहला रिएक्शन हमने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कभी, जब ये कलर करवाते हैं. लो क्या है, આજે ક્વિક લાઇમનું જે એક્ઝામ્પલ છે, ચૂનો મરાઈએ તો જે ચૂનો ઓગાળે પાણીમાં, એ વખતે શું થાય, પાણી ઓટોમેટિક ગરમ થઈ જાય. तो ऑटोमेटिक गर्म था, विच मीन्स क्या हुआ, रिएक्शंस हुई तो ऑटोमेटिक हीट रिलीज हुई. फिर और कहाँ पे हीट रिलीज होगी, तो जहाँ पे हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हीट रिलीज होने वाली. वो तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्जेक्टली ना कही शकाय. ये स्टेट चेंज रिएक्शन कहवाय कि बाय हीटिंग द वॉटर यू कैन चेंज इट स्टेट फ्रॉम वाटर टू वेपर.
ये सेम रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में कि नेचुरल गैस को अगर बर्न करेंगे तो नेचुरल गैस बर्न होते ही नेचुरल गैस के अंदर कुछ एनर्जी होती है। जैसे पेट्रोल को बर्न करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एक हीट स्पार्क जनरेट हुआ। तो ये वाला रिएक्शन सेम टू सेम यहाँ यूज़ हो सकता है। और पहला रिएक्शन जो आपको दिया है वो पढ़ो, क्विक लाइम वाला रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, उसको कहाँ वाटर में एक्वाइज करना है, मतलब सॉल्यूशन बनाना है उसका। तो क्विक लाइम जो होता है उसको पानी में हम डिसॉल्व करेंगे, तो सिचुएशन क्या होगी, क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो ये एक और ग्रुप हमारे पास आया कि मैंने वहाँ पे बोला था CO2 इज अ कार्बोनेट, SO4 इज सल्फेट, तो OH इज हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड, फिर CH तो हाइड्रोकार्बन। वैसे चीज़ों को याद रखना है। फिर क्या बनता है इसके बाद, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद हीट रिलीज होगी। अब इसमें हीट रिलीज हुई, इसको ऐसे भी बता सकते हैं एनर्जी और ऊपर एरो, मतलब हीट रिलीज हुई ऐसा बता सकते हैं ऐसे भी सिंबॉलिकली। तो इसमें दो रिएक्शन होंगे एक्सोथर्मिक में, एक क्विक लाइम को, इसका एक सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा ऊपर कि व्हेन वी डिसॉल्व क्विक लाइम इनटू वाटर देन वी विल हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट विल बी रिलीज्ड। फिर उसका एग्जाम्पल लिखना है, एक वाला और ये दूसरा वाला। तो सिमिलर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी एकदम इजी, दोनों में कोई भी पूछे आप लिख सकते हो। कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक पूछे तो ये वाला एग्जाम्पल, इसमें कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स मिक्स होकर ये कॉम्बिनेशन हुआ और बाजू में हीट भी रिलीज हुई। तो दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ बोथ द थिंग्स, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं और एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन। फिर एक्सोथर्मिक का एंटोनिम क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि आजू बाजू से हीट को वो एब्सॉर्ब कर लेगा। ओनली फॉर नॉलेज में शायद लिखा होगा वो। और दो एग्जाम्पल है इसके, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। अब रेस्पिरेशन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ, अब रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसा बोला है, तो समझते हैं कैसे। तो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है C6H12O6 ग्लूकोस। वो लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में ही आपको एक सेक्शन आएगा जिसमें बताएंगे कि हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी, सब कुछ खाने के बाद वो क्या बनता है, तो क्या भाई ग्लूकोज बन जाता है। पब्लिक ने इंटरेस्ट आना अच्छे। अब क्या करना है, उसको अभी बर्न करना है। ग्लूकोज को बर्न करेंगे कैसे, क्योंकि भाई बॉडी में जो हमने न्यूट्रिएंट लिए, जो हमने खाया, उससे क्या बना,
ग्लूकोज। फिर जो हम रेस्पिरेशन मतलब सांस ले रहे हैं, तो सांस में कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। दैट ऑक्सीजन विल गो एंड बर्न द ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को बर्न करेगा और एनर्जी बनेगी। जो एनर्जी बनेगी वो पूरी बॉडी में जाएगी। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ दिस इज वर्किंग। कि अगर आप ऑक्सीजन सिर्फ लोगे तो भी नहीं जिंदा रह पाओगे, और ओनली ग्लूकोज लोगे तो भी जिंदा नहीं रह पाओगे। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तभी जिंदा रह पाओगे। तो क्या करना है? C6H12O6 को बर्न किया, मतलब ये हमारी बॉडी ने बनाया बाय द न्यूट्रिशन प्रोसीजर। पहली प्रोसेस क्या होती है लाइफ प्रोसेस इसकी? मतलब पहले हम खाते हैं, फिर वो जाता है, फिर वो पचता है। सब पूरे 6 सेक्शन में पूरा चैप्टर है, वो आप समझ लोगे। उसके बाद क्या बना यहाँ पे हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बैलेंसिंग करने के लिए बहुत बार पूछते हैं। सिंपल इसको याद रखने के लिए आपको लाइफ प्रोसेस का फंडा याद रखना है कि हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स में से ग्लूकोज बनाती है, फिर हम ऑक्सीजन लेके उसको बर्न करते हैं। ऑक्सीजन लेके उसको बर्न किया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर, और क्या बनेगा? एनर्जी। अब ये एनर्जी बनी, एनर्जी रिलीज हुई, मतलब ये हीट रिलीज हुई। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ मतलब हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये टाइप भी हो गया। ऐसा पूछे कि इज रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव रीजन, तो आप यस लोग लिखोगे, रीजन के अंदर पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मतलब इसको पूछने के बहुत सारे वेरिएशन है, इसलिए ये इक्वेशन तो आपको याद होना ही चाहिए। ये एक वेरिएशन आपको पता है। दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि इसको बैलेंस करो, बैलेंस करो, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे ये दे देंगे, यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे, यहाँ एक और ब्लैंक दे देंगे, तो आपको ब्लैंक फिल करनी है कि अंदर क्या होगा। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसलिए अगर ब्लैंक वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो बॉडी ने ग्लूकोज बनाया, हमने ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और एनर्जी बनी। सिंपल। तो याद रखने के लिए आपके पास एक सेंटेंस होगा कि रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो ग्लूकोज होता है, उसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन लेकर, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। सिंपल है। तो ऐसे आप एक सेंटेंस लिखोगे इसने याद रखने के लिए। उसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मूला पहली बार में याद नहीं रहेगा, तो जो एक लिस्ट बनेगी फॉर्मूला की, उसमें आपको अपने हिसाब से लिस्ट बनानी है कि मुझे इसका याद नहीं रहता है, तो ग्लूकोज बाजू में C6H12O6। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आते जाएंगे, तो मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो किसी को कन्फ्यूजन होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH क्यों होता है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ याद करना है। जब वैलेंसी वाला टॉपिक आएगा तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्यों 2 आया, यहाँ पे क्यों 1 आया। समझ में आ गया पूरा ये टॉपिक? अब इसको बैलेंस करना है अच्छे से। एक बार ट्राई करो। अंदर बुक बंद कर दो सब लोग। संडे आता संडे हाँ पेपर बनाईस हजी बनाव्યું ટેસ્ટની રીતે જે તમને ના આવડે એવું। બાયોલોજી વાળાને તો અઘરું પૂછે છે, એકદમ અઘરું, क्या આવડે બાયોલોજી વાળા સાયન્સ વાળા તો આપણે એવું જ કરીશું। બાયોલોજીનું પેપર અલગ, છોકરાનું પેપર અલગ, છોકરાનું અલગ। છોકરાનું એકદમ ઇઝી, બુકમાંથી કાઢીશું આપણે। કશું એટલું રોકેટ સાયન્સ નહીં, જેટલું આપણે બોર્ડ પર કર્યું છે એટલું જ આવશે, એનાથી વધારે કશું નહીં આવે। એટલે બેલેન્સ કરવાનું છે અને બે નહીં રહેવાનું। એટલે લખવાનું હા
तो 10th के लेवल पे आप याद रख सकते हो रिएक्शन, इसलिए इजीली हम याद कर रहे हैं। लेकिन जब 11th 12th में आएंगे तो सब समझना पड़ेगा कि कैसे इसको हमने तोड़ा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ, रिडक्शन कहाँ पे हुआ, वो सब अभी भी समझेंगे, इस चैप्टर में भी है। શું આવ્યું? पहले साइड ऑक्सीजन पहला 6 O2 O2 ના તો 6 O2 થશે તો 12 થશે ને અને ઓક્સીજન ત્યાં 6 છે તો 18। पहले हमें क्या देखना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो देर आर 8 ऑक्सीजन्स, हाइड्रोजन 12, कार्बन 6। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2 और कार्बन 1। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? कोनी आगळ हाइड्रोजन आगळ 6 लगा दो, पूछा होगा पहला આપણે કોને મળીએ? સિંગલ, पहला सिंगल मानस में जाओ। अब यहाँ पे इसको 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले डायरेक्टली 6 तो कर नहीं सकते, तो सर त्याग કરીને પછી બેલેન્સ કરો। पहले सोचो कि ये एक दूसरे के मल्टीपल में आ जाएंगे फ्यूचर में। अंदर जो दिया है वही करना जरूरी नहीं है। तो अगर यहाँ पे 6 किया तो क्या हुआ? 12 ऑक्सीजन प्लस 6 तो 18 हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं 6 करूँ तो 12, तो यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 18 18 दोनों तरफ हो गए। अब हाइड्रोजन की चिंता करते, हाइड्रोजन 12 इधर 12 हो चुके हैं, कार्बन इधर 6 हैं, इधर भी 6 हो चुके हैं। सिंपल। मतलब इसमें सिंगल के पास नहीं जाना था, इसमें यू हैव टू स्टार्ट विथ कार्बन या फिर कुछ और, बिकॉज जिसकी नंबर बड़ी है, सपोज हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को पकड़ने का लॉजिक नहीं बन रहा था, बिकॉज उसको करने से कुछ और हमारे पास नहीं मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको छोड़ देंगे, और जो सबसे ज़्यादा, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन को पकड़ो सबसे पहले, ऐसे। मतलब कोई एक फिक्स लॉजिक नहीं है, अपने हिसाब से अपने को लॉजिक लगाना है। तो ये वाला रिएक्शन जो है रेस्पिरेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, डायरेक्टली ऐसा भी पूछे कि भाई डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय द एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो आपको डेफिनेशन यही लिखना है और यही एग्जांपल लिखना पड़ेगा, कोई और एग्जांपल वो नहीं चलाएगा। मतलब सिंपली आपको रिएक्शन आने चाहिए, उसका एग्जांपल पता होने चाहिए बस। ऑप्शन तो बहुत सारे पूछने के हैं, वो डिपेंड करता है टीचर पे, उसको क्या पूछना है। कॉम्बिनेशन खत्म। ये एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन और एग्जांपल लिख लिया। तुम बोलता नहीं था हम लोग को। આ બાજુ પબ્લિક કશું બોલતી જ નહીં। જવાબ આપવાનો છે, શું છે, સમજ પડી ના પડી, આગળ વધીએ ના વધીએ। આપણી સાઈડ આડા अब कौन सा रिएक्शन है? जैसा नाम वैसा काम होगा। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? छूटना है। हाँ, मतलब वही बोल सकते हैं, ब्रेकअप रिएक्शन। सिचुएशन क्या होगी? व्हेन टू AB, हाँ, मैं व्हेन वन रिएक्टेंट
one reactant further divided into two or more products, then that reaction is called decomposition reaction. मतलब जो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन था उसका पूरा हमें ऑपोजिट लिखना है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट तो वो बनता था कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे वन प्रोडक्ट फर्दर टूट जाता है 2 से 3 टुकड़ों में तो वो बन जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. असल में 3 टाइप है, 2 मेजर्ड है, तीनों लिख लेते हैं. अब डीकम्पोजिशन ऐसे तो होगा नहीं, अगर कोई 3-4 साल से रिलेशन में है तो ये अचानक से थोड़ी ब्रेकअप हो जाएगा. मतलब हमको कोई ठोस रीजन चाहिए, तो वो ठोस रीजन हमको बाहर से प्रोवाइड कराना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. मतलब उसको हीट देंगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि अलग होना पड़ेगा उनको. फिर दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक. करंट लगा के अलग करेंगे दोनों को. उसके बाद कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? फोटोलिटिक. सबसे इजी टूटने वाला रिएक्शन फोटोलिटिक. मतलब एक फोटोलिटिक बस ऐसा हो सके भाई हाउस. मतलब गलती से बराबर फोटो नहीं खींचा तो ब्रेकअप, या इलेक्ट्रोलिटिक करंट लगा के ब्रेकअप, और थर्मल में हीट दे के ब्रेकअप. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेकअप्स पॉसिबल इन केमिस्ट्री. तो थर्मल में नाम सुन के ही हमको लग रहा है कि व्हेन वी हैव टू अप्लाई हीट टू ब्रेक द रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, in that condition it is called thermal decomposition reaction. When we have to involve electricity to decompose the reactant into 2 or more products, then it is called electrolytic decomposition reaction. Then मतलब किसी फॉर्म में एनर्जी उसको देनी पड़ेगी तब वो ब्रेक होगा. तो या तो थर्मल फॉर्म में, या इलेक्ट्रोलिटिक फॉर्म में, या फिर फोटोलिटिक फॉर्म में. फोटोलिटिक में क्या होता है? फोटॉन्स जो होते हैं लाइट के अंदर वो उसके ऊपर गिरते हैं और उसको अलग करते हैं. तो पहला एग्जांपल थर्मल रिएक्शन का क्या है? ફોટોલિટિકમાં એટલું ઇઝીલી થઈ જાય ફોટોન્સના લીધે. ઓકે, બહુ જ ઓછી. સપોઝ આમાં કેવું હોય, ફોટો ડાયોડ હોય ફિઝિક્સમાં કે ફોટોન્સ ઇલેક્ટ્રોનને ધક્કો મારે એટલે ફોટોનની અંદર બી કંઈક એનર્જી હોય છે એવું માનવામાં આવે કે લાઇટ પડવાથી એ એનર્જી એની અંદર ગઈ અને એ વસ્તુ બ્રેક થઈ. थर्मल में एग्जाम्पल क्या लेंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल कि FeSO4 का हमारे पास फेरस सल्फेट है. फर्स्ट एग्जाम्पल FeSO4, उसको हीट देंगे. हीट मतलब ऐसे डेल्टा से उसको डिनोट करते हैं. तो हमको क्या मिल रहा है? फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड कैसा दिखता है? तो Fe2O3. उसके साथ साथ क्या मिलता है? SO2 and SO3. अब ऐसे रिएक्शन को याद कैसे करेंगे? क्योंकि भाई सबसे पहले फेरस सल्फेट, तो इसका अलग से फॉर्मुलेशन वाले ग्रुप में जाएगा वो, जैसे ग्लूकोज का जो लिस्ट बना था. फिर COH ट्वाइस जो हमने लिखा था वैसे एक ग्रुप बनेगा पूरा, उसमें ये जाएगा. तो फेरस सल्फेट ऐसा दिखता है, हमको पता है सल्फेट ये होता है. फिर Fe2O3, इसका नाम क्या था? फेरिक ऑक्साइड. ये फेरस सल्फेट, ये फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड. 2 है मतलब डायो, 3 है मतलब ट्राइऑक्साइड.
नीचे नाम लिख देता हूँ। फेरस और ये फेरिक। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब सल्फर के साथ 2 ऑक्साइड है मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं वो चेक करो, नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? Fe के पास 2 है तो यहाँ अगर 2 करेंगे 8 થઈ ગયા, सल्फर 2 થઈ ગયા, બધું થઈ ગયું। मतलब यहाँ 2 लिखने से मतलब एनी रिएक्शन कैन बी आस्क्ड टू बैलेंस। बैलेंसिंग रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन पूछ सकते हैं, पर इंडिविजुअल रिएक्शन कौन से याद करने हैं हमको? डीकम्पोजिशन आया, डीकम्पोजिशन में भी 3 टाइप आए। इसके पहले कौन सा टाइप था हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कौन था? एक्सोथर्मिक। फिर एक्सोथर्मिक को भी डिटेल में पूछ सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन वाला ही बताओ, तो वो वाला बताएंगे। अभी तक कितने रिएक्शन आए हमारे पास? 5-6 रिएक्शन हो चुके हैं। याद करने के लिए इसको कैसे याद करोगे? When ferrous sulfate is heated, it will further break into 3 substances: ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide। तो सेंटेंस फॉर्मेट में याद करोगे तो इजी रहेगा। पर फेरिक ऑक्साइड कैसा दिखता है उसका अलग से लिस्ट बनेगा, मतलब ये इक्वेशंस का अलग से लिस्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? 10th के लेवल पे बहुत कम इक्वेशन है इसलिए ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इसका सारा डिटेल हम समझेंगे कि मैकेनिक्स मतलब इसका मैकेनिज्म होता है कि FeSO4 में से कौन ब्रेक डाउन हुआ, कौन वहाँ जाके जुड़ा। पर अभी हमारे सिलेबस में वो सब डिटेल में अभी आया नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर नंबर 3 में आती है, तो एक्चुअली वो सब पहले सिखाना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। मतलब हाँ, 2 चीज़ों को रिएक्ट कराएंगे तो पहले कौन किससे रिएक्ट करेगा। मतलब दुनिया में गोल्ड ऐसा मेटल एलिमेंट है जो EU और AG, गोल्ड एंड सिल्वर, जो ऑलमोस्ट कैसे मिलते हैं हमको? इंडिविजुअल फॉर्मेट में मिलते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, प्योर फॉर्मेट में अवेलेबल है। ए वीर हूँ करे लावे કારનો ટાઈમ પાસ કરે તું મરી જવું છે જીવું છે હજી देख गोल्ड और सिल्वर में क्या होता है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव मतलब वो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन करेंगे नहीं, तो वो इंडिविजुअल फॉर्मेट में मिल जाएंगे हमको और इजीली समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम है, पोटेशियम है, वो सारे कैसे हैं एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब उसको कहीं पे भी छोड़ दोगे तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? मतलब दे आर प्ले बॉय। सबसे बड़ा प्ले बॉय कौन? पोटेशियम। और सबसे साधु महात्मा कौन? गोल्ड सिल्वर। वो लोग अकेले रहेंगे, बाल ब्रह्मचारी। पर पोटेशियम अकेला नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो चैप्टर 3 में आएगी कि हाउ वैलेंसी आर फॉर्म्ड, कि भाई किसकी वैलेंसी क्या है। तो मैकेनिज्म जो है वो चैप्टर 3 में अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसमें भी यही रिएक्शन सारी फिर से आएगी। तो उस टाइम पे अपन ध्यान से समझेंगे कि भाई ये SO3 क्यों बना, SO2 क्यों बना। इसका एक्चुअल कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कि डिपेंड करता है कैसी फेवरेबल कंडीशन है, क्या सिचुएशन है उस तरफ, मतलब कौन से कंडीशंस में आपने रिएक्शन करवाई है। मतलब ये सब चीज़ें तेरे को पता तो होगी नहीं। देयर इज़ नो एग्जैक्ट प्रोसीजर टू नो दैट कि ये 2 चीज़ में मिक्स करूँगा तो तीसरी यही मिलेगी। ऐसी कोई प्रिडिक्टेबल प्रोसीजर केमिस्ट्री में अभी है, मोस्टली है, पर हमारे लेवल पे हमको उतना डिटेल में नहीं आता है। तो ये सारी रिएक्टेंट्स कैसे हैं? तो कि भाई एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस है, जिसको एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए उस प्रोडक्ट को एग्जामिन करके बताया गया कि ये 3 प्रोडक्ट ये है। समझ में आ रहा है?
શું તકલીફ છે તને? હસ્યા કેમ કરે છે? શું તકલીફ છે બંનેને? ના કે શું તકલીફ છે? એટલે આપણે હસતા હોય ને આપણને બી ના ખબર પડે ને તો જવું પડે પછી. बस तो लिख लो इसको. थर्मल रिएक्शन की एक डेफिनेशन लिखनी है. थर्मल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हेन मतलब डिकम्पोजिशन करने के लिए हीट अप्लाई करनी पड़े. ये एक फिक्स सेंटेंस है, पर वो करने के लिए आपने क्या यूज किया? हीट का यूज किया तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और लाइट का यूज किया तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. तो डिकम्पोजिशन उसका डेफिनेशन, फिर थर्मल. पहले तो ऐसा ही लिखना है, डिकम्पोजिशन के 3 टाइप, उसके बाद इसका डेफिनेशन, फिर थर्मल का और उसका एग्जाम्पल. इलेक्ट्रोलिटिक का मैं इसके बाद चलाऊंगा तो फिर वो लिखना है. इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है हीट के. CO3 क्या बोलते हैं उसको? वो अभी हमने सीखा. कार्बोनेट का ग्रुप क्या है? CO3. तो CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो क्या मिलेगा? इसको टूटना है. बराबर છે. इसमें इधर क्या टूटेगा? देख ऑप्शन क्या है तेरे पास? CaCO3. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही रहा है तो उसके अलावा क्या बचा? CaO. ऐसे बहुत कम रिएक्शन इतने इजीली समझ में आएंगे. इसको कैसे याद रखेंगे कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन वी विल हैव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब तने हिंदी गुजराती આ વેપરના ફોર્મમાં હશે, ગેસિયસ ફોર્મમાં. એરો ના બનાવે ખાલી એવું જી લખી દે તો બી ચાલે. બંને जीना फॉर्म में है. उसके बाद है लेड नाइट्रेट. उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अब एक और ग्रुप हमारे पास आया, नाइट्रेट. CO3 मतलब कार्बोनेट, NO3 मतलब नाइट्रेट, SO4 मतलब सल्फेट, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, CH मतलब का हाइड्रोकार्बन. अब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये एक्चुअली है क्या? लेड नाइट्रेट. लेड मतलब Pb से डिनोट करेंगे उसको. अब ये लेड उसका इंग्लिश नाम है और ये Pb जो होगा वो उसकी अलग लैंग्वेज में उसका नाम होगा. मतलब ऑलमोस्ट सारे जो एटम्स हैं, सपोज किसी ने ग्रीक नहीं, अलग अलग देश में जो ढूंढा गया, अब मैं ढूंढूंगा तो मेरे हिसाब से मैं नाम दूंगा. वैसे जहाँ जहाँ जिसने जो ढूंढा उसने अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में उसका नाम दिया. कितना लिखा? ये 2 रिएक्शन लिख लिए सैंपल में. थर्ड का आंसर लिखो. देख इसको ऊपर वाले से कंपेयर कर. इस वाले रिएक्शन को ऊपर वाले रिएक्शन से कंपेयर कर. अगर कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड बना तो ये PbO बन जाएगा, एक बार लेड ऑक्साइड बन जाएगा. इधर कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इधर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा.
पर इसमें थोड़ा एक ऑक्सीजन एक और निकलता है। कहीं हाँ, एक और ऑक्सीजन निकलता है, પણ આમાં એવું થાય છે એ સમજીશું આપણે કે કેમ થાય છે, एक्सेप्शन नहीं। अब इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन तूने किया तो करने के बाद ही समझ में आया क्या मिला। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट के क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है। ये टूटेगा उसको हमको पता है, पर सी टूटेगा, CaO टूटेगा, वो और केमिस्ट्री में डिटेल में जाना पड़ेगा कि Ca ऑक्सीजन के साथ ही क्यों जुड़ा, कार्बन के साथ क्यों नहीं जुड़ा। सर એમ અહીંયા જંગે રિએક્ટરમાં તો 3 જ આપણે કંઈ કરી છે, પછી વધી શકે 5 થઈ શકે, 3 થી 5 થઈ શકે, ये तो પછી બેલેન્સ થાય ને। देखो इसमें समझना क्या है आपको, अभी 9th क्लास में या 8th क्लास में आपको पेट्रोलियम का एक रिफिलेशन आता था, वो पढ़ा है? 9th क्लास में शायद आता था। क्रूड ऑयल का बाइफरकेशन, कि क्रूड ऑयल जो होता है, कोई बात नहीं, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। सपोज क्रूड ऑयल है, नेचुरली क्रूड ऑयल निकलता है अर्थ की कोर में से। अब वो जो क्रूड ऑयल है वो सर्टेन टेम्परेचर पे उसको गर्म करेंगे तो उसमें से पेट्रोल निकलेगा, फिर उसके ज़्यादा कुछ टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो डीजल निकलेगा। वैसे अलग अलग टेम्परेचर पे उसमें से अलग अलग चीज़ें अलग पड़ती जाती है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही इसमें कैल्शियम की फेवरेबल कंडीशन ऑक्सीजन के साथ ही बनी होगी तो ही वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। कार्बन के साथ क्यों नहीं जुड़ा, तो कार्बन की वैलेंसी होती है, वो सब डिटेल में जाएंगे, वो 3 चैप्टर समझ में आएंगे, 3 चैप्टर खत्म होंगे ना केमिस्ट्री के। एवरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज कनेक्टेड टू ईच अदर, लेकिन पहले चैप्टर में उतना डिटेल में कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्टली अभी सीखने जाएंगे तो कन्फ्यूजन बहुत होगा। 3rd चैप्टर में आपको वैलेंसी सिखाई है कि किसकी क्या वैलेंसी है, रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई है, मतलब अपने लेवल पे अपने को जितना सीखना है उतना मैं आपको करा दूंगा मैकेनिज्म के लिए। और डिटेल में भी जा सकते हैं, ये 1-2 रिएक्शन पे PhD भी हो सकती है कि भी ये ऐसा ही क्यों हुआ, ऑक्सीजन इसके साथ ही क्यों जुड़ा, उसका रीज़न लाओ, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पे रिडक्शन हुआ, ये सब बहुत डिटेल में जा सकते हैं। इसमें तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। फिर इसमें किसकी वैलेंसी क्या थी वो सब कुछ डिटेल में लेके बैठना पड़ेगा। अभी के लिए हमको क्या समझना है, दिस आर द रिएक्शंस जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, जिसका एक्सपेरिमेंट किया होगा उसके बाद कुछ मिला होगा, जो मिला वो हमको पता चला कि ऐसा कुछ हमको मिला, समझ में आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ये लेड नाइट्रोजन के साथ भी जा सकता था लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ ही गया, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न, देयर मस्ट बी सम एक्चुअल रीज़न कि ये नाइट्रोजन के साथ क्यों नहीं जुड़ा, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे के स्टैंडर्ड्स में आएगा। ओजोन बनी जाते ना हो, उसके लिए नाइट्रोजन की भी वैलेंसी हमको पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, अब ऑक्सीजन, सपोज मैं आपको एक सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर भी होता है और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर भी होता है और इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के पीस के अंदर भी होता है, मतलब आयन के अंदर भी होता है, बराबर। हमने ऑक्सीजन को तो नहीं देखा है और हाइड्रोजन को भी नहीं देखा है, लेकिन हमको पता है कि ऑक्सीजन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, समझ में आ रहा है। दोनों फिजिकली अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग चीज़ में बने हुए होंगे और आयन भी अलग ही होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन इन तीनों का इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा क्या, आयन का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, ऐसा होगा लग रहा है आपको? देखो, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल चीज़ है, फंडामेंटल पार्टिकल, जो हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन ही होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी वही होगा जो इसका है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन विल डिसाइड कि ये हाइड्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा कि आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे कॉम्बिनेशन में बैठे हैं तो वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या आयन बनाएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन आयन, हाँ, अगर मैं आयन को तोड़ के उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखूंगा और ऑक्सीजन को तोड़ के उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखूंगा तो बोथ विल बी सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आयन का ब्लैक कलर का होगा, ऑक्सीजन का वाइट होगा, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही होंगे। पर देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में है जो उसका एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाइड्रोजन जैसा बिहेव करेगा,
તો પણ આપણે એક ઇલેક્ટ્રોનને કમ્પેર કરીએ તો જેમ કે ઓક્સિજનમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન છે, હાઇડ્રોજનમાં ઓછા. वही तो बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड कि वो हाइड्रोजन बनेगा बड़ा होके ऑक्सीजन बनेगा. मतलब छोटे बच्चे सारे इलेक्ट्रॉन, बड़े होके क्या बनेंगे वो डिपेंड करता है वो किसके साथ मैच होते हैं. तो PbNO3 का हमारे पास रिजल्ट आया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ये क्या था? लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे. हर एक रिएक्शन को अपनी ऊपर वाली रिएक्शन से कंपेयर करोगे तो याद कर पाओगे. तो CaCO3 मतलब कार्बन, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, ये नाइट्रेट ग्रुप है तो लेड नाइट्रेट. दोनों को गर्म किया तो क्या मिला? दोनों का ऑक्साइड, फिर कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और इसमें कुछ थर्ड प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन इसमें थर्ड प्रोडक्ट है. ये है क्यों है, ये सब डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर कम पड़ेगा, इसलिए पहले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं. इजीली याद रखने का तरीका ढूंढते हैं. इजीली याद रखने का तरीका क्या है? तो भाई ग्रुप्स की अलग लिस्ट बनाओ, जो आपने पहली बार देखा इक्वेशन उसकी अलग लिस्ट बनाओ, और जो पूरे इक्वेशन है उसकी एक वर्ड फॉर्मेट में बनाओ. हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जो भी आपको पसंद आता है उस फॉर्मेट में. डिटेल में समझने में मज़ा आएगा, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा. इसलिए फर्स्ट चैप्टर में जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. ये नोट कर लिया सब कुछ? बैलेंस कराओ. ये लास्ट इक्वेशन बैलेंस करो, क्या आएगा? એ વીર આ લાસ્ટ ઇક્વેશન બેલેન્સ કરીને આન્સર કહો ને. કારનો બેહી રહ્યો છે નફ્ફટની જેમ. लेड नाइट्रेट में भूल करी लाना. लेड नाइट्रेट में एक गलती हुई है. यहाँ पे एक मिस्टेक थी. PbNO3 ट्वाइस इज लीड नाइट्रेट. तो अब गिनो कितने होंगे? 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है उस तरफ, और यहाँ पे गिनो, यहाँ पे 5 है. तो नाइट्रोजन अगर 2 है, यहाँ पे 2 करेंगे. बुक में जो होता है इक्वेशन, कोई भूल नहीं ना? તો ત્યાં 4 થઈ 1 થઈ. પણ બુકમાં ચેક કરને, कोई भूल नहीं ना? બરાબર છે. तो इसको बैलेंस करोगे तो इधर 4 लिखेंगे और इधर 2 लिखेंगे. यहाँ पे भी 2 हो जाएगा. ऑक्सीजन 2, 8 एंड 2, 8 ऑक्सीजन हो गए. उधर भी कितने हुए? 6 और 2 8 ना 12 थे क्या? तो यहाँ भी 12 થવા જોઈએ. 8 ના થઈ ગયા બરાબર. 8 ने 4 बार. अब जितने भी रिएक्शन हमने किए हैं वो अभी लिख के जाने. હમણાં હું કરાવું છું પાછું આખું, અને ટેસ્ટના ફોર્મમાં આખું લખીને પછી જવાનું છે.
હમણાં જ આખું બધું રિપીટ કરાવું છું.